डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, आज जब हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स के पार्ट 3 से। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इस चैप्टर में अब हम कंप्लीट कर देंगे। तो जो टॉपिक रह गए थे हमारे डिस्कशन के वो थे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, और कार्नोट इंजन, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमने पिछले उसमें प्रोसेस पढ़े थे बहुत सारे, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें डिस्कशन करना चाहिए, जिससे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है हमारा आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व्स। ये हमें डिस्कशन करना है। चलिए ये कर लेते हैं। अगर हमें एक ग्राफ गिवन हो तो इनका हमें कैसे बीच में डिफ्रेंसिएशन करना होगा। तो ग्राफ जो होता है प्रेशर और वॉल्यूम का, एक गिवन मास ऑफ गैस के लिए आइसोथर्मल के लिए उसे आइसोथर्मल कर्व कहते हैं, और एडियाबैटिक के लिए एडियाबैटिक कर्व। तो अगर मैं एक पीवी ग्राफ बना लूँ तो ये हमारा कहलाया जाएगा। तो ये तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो है हमारी एडियाबैटिक कर्व की। और इसी के साथ एक और कर्व अगर बनाएं हम इस तरीके से, वो हमारा कहलाया जाता है आइसोथर्मल कर्व। पर अगर हमें क्वेश्चन में जैसे कि ऐसे दिया हो कि दो कर्व गिवन है और हमें पता करना है कि कौन सा एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल, तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जो स्लोप हमारा एडियाबैटिक कर्व का रहेगा वो हमारा क्या कहलाया जाता है, जो स्लोप होता है हमारा एडियाबैटिक कर्व का वो हमारा y टाइम्स होता है, y टाइम्स इंटू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन होता है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कर्व में। ठीक है, तो इसका जो स्लोप रहता है आइसोथर्मल का वो ज़्यादा रहता है कंपेयर टू एडियाबैटिक कर्व। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा क्या कहलाया जाता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलिए, जब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा एक फंडामेंटल लिमिटेशन है एफिशिएंसी, अगर हमें एक हीट इंजन गिवन है और कोएफिशिएंट जो है उसकी परफॉर्मेंस का रेफ्रिजरेटर का, तो वो ये कहता है कि जो एफिशिएंसी होती है हीट इंजन की ना, वो कभी भी यूनिटी यानी कि 100% नहीं हो सकती। ये और ये चीज़ ये इम्प्लाई करती है कि जो हीट हमारी रिलीज हो रही है कोल्ड रिजर्वॉयर में वो कभी भी ज़ीरो बन नहीं सकती। तो इसका मेन प्रिंसिपल तो यही कहना है कि जो हमारी एफिशिएंसी है हीट इंजन की वो हमारी कभी भी कैन नेवर बी यूनिटी यानी कि 100% नहीं हो सकती। जिसका इंटर्न मीनिंग ये होता है कि जो हीट हमारी रिलीज हो रही है, ठीक है, वो हमारी अगर कोल्ड रिजर्वॉयर में जो हमारी हीट जा रही है वो हमारी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, कैन नेवर बी ज़ीरो। तो ये हमारा बेसिक आइडिया होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। ठीक है, अब कुछ साइंटिस्ट ने अपनी स्टेटमेंट दी थी। अब हम उस स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लेते हैं जो हमारी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के रिगार्डिंग दी गई थी। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी दी थी जो आई थी वो है हमारी, जो पढ़ेंगे वो है केल्विन्स की स्टेटमेंट। ठीक है, केल्विन स्टेटमेंट ने ये कहा था कि इम्पॉसिबल है कि हमें कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क मिलता रहे एक बॉडी से अगर हम उसे कूल करें टू अ टेम्परेचर जो उसके कोल्डेस्ट ऑफ द सराउंडिंग्स है। तो ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल कि हम ऑब्टेन कर पाए एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई जो हो रहा है हमारी वर्क का। ठीक है, और कैसे जो एक बॉडी से ये वर्क मिल रहा है बाय, अब हम ये कैसे कर रहे हैं, बाय कूलिंग इट टू अ टेम्परेचर जो बिलो है
उसके कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग से। तो ये चीज़ हमारी पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा दिया था स्टेटमेंट केल्विन्स ने। देन हमारी स्टेटमेंट अब आती है क्लॉसियस। तो अब क्लॉसियस ने अपनी स्टेटमेंट क्या दी थी वो पढ़ लेते हैं। तो क्लॉसियस ने क्या अपनी स्टेटमेंट दी थी कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम ट्रांसफ़र करें हीट का लोअर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी से हायर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विदाउट यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल वर्क अगर हम कहें तो। इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफ़र फ्रॉम अ लोअर, अगर हमारी कोई टेम्परेचर है बॉडी का ऑफ अ बॉडी, ठीक है, टू अ हायर टेम्परेचर बॉडी, ठीक है, विदाउट कोई हम यूज़ करें उस एक्सटर्नल एजेंसी का, विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हैं हम। तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। देन इसके बाद हमारा आया था फिर प्लैंक की स्टेटमेंट। फिर प्लैंक की स्टेटमेंट भी हम पढ़ लेते हैं एक बार कि प्लैंक ने अपनी स्टेटमेंट क्या दी थी। प्लैंक्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो प्लैंक स्टेटमेंट ये कहती है कि ये इम्पॉसिबल है कि हम कंस्ट्रक्ट करें एक हीट इंजन जो कि कन्वर्ट कर देगा हीट को कम्प्लीटली इनटू वर्क। और सारी ये जो स्टेटमेंट अभी तक हमने है वो इक्विवेलेंट है एज वन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अदर। तो ये इसलिए ये कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन, ठीक है, जो कि हमारा दैट विल कन्वर्ट हीट completely into work। तो ये हमारी प्लैंक की स्टेटमेंट थी। ये जो तीनों स्टेटमेंट जो हमने अभी पढ़ी हैं वो सारी इक्विवेलेंट है, क्योंकि हम ये जो तीनों स्टेटमेंट है वो एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये हमारी तीनों स्टेटमेंट अपनी इस जगह विदहोल्ड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसमें, अब हमारा टॉपिक है इंट्रोपी। इंट्रोपी क्या होती है और यहाँ इसका रोल हमारा क्या है। तो इंट्रोपी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट रहती है जब रिवर्सिबल एडियाबैटिक चेंज हो रहा होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इंट्रोपी जो है वो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग कहाँ, ड्यूरिंग एडियाबैटिक चेंज, ठीक है, ये कांस्टेंट रहती है। और चेंज जो हमारा इंट्रोपी का होता है वो हम कैसे देते हैं, ds इज इक्वल टू dq बाय t, ऐसे डिफाइन रहती है इंट्रोपी, जहाँ s हमारी इंट्रोपी है, q हमारा हीट चेंज है और t हमारा टेम्परेचर है। तो हीट ये जो है ये हमारी जो हीट सप्लाई हो रही है सिस्टम को, और ये हमारा क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इंट्रोपी जो है सिस्टम की कभी डिक्रीज नहीं होती, तो ds यानी कि जो ये है वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहती है। और इंट्रोपी अगर सिस्टम का इंक्रीज होता है एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के उसमें, तो हम क्या लिख सकते हैं, इंक्रीजेस इन इरिवर्सिबल प्रोसेसेस जो होती है, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेसेस कौन से हो गए, जो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस नहीं आ सकते, और रिवर्सिबल कौन से होते हैं, जो वापस आ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हमारा जो पहला मेन है वो पढ़ेंगे अब हम हीट इंजन के बारे में, ठीक है। चलिए हीट इंजन के बारे में पढ़ते हैं। तो हीट इंजन एक तरीके का डिवाइस है जो कि क्या कन्वर्ट करता है, नाम से ही पता है कि हीट की जो एनर्जी है वो हमारा इंजन में कन्वर्ट होता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये इसका प्रिंसिपल है। हीट इंजन में अब हमारे 3 पार्ट्स रहते हैं। पहला पार्ट कौन सा होता है,
पहला हमारा कहलाया जाता है सोर्स ऑफ हीट, जो कि हायर टेम्परेचर पे होता है। तो एक सोर्स होता है हीट का जो कि टेम्परेचर हायर पे होता है। दूसरा हमारा होता है वर्किंग सब्सटेंस, जिससे हम काम करा रहे हैं, वर्किंग सब्सटेंस होता है। एंड तीसरा हमारा होता है सिंक, जो कि लोअर टेम्परेचर पे होता है। तो ये हमारे 3 पार्ट्स होते हैं हीट इंजन के। तो यहाँ पे जब हमारा जो एफिशिएंसी होता है वो कैसे डिफाइन रहता है, एफिशिएंसी हमारा नीटा से दी जाती है और ये हमारा डिफाइन रहता है वर्क डन जो हो रहा है पर साइकिल, जो वो काम हो रहा है, डिवाइडेड बाय जो टोटल हमारा अमाउंट ऑफ हीट जो है साइकिल में ऑब्जॉर्ब हो रहा है, ऑब्जॉर्ब्ड पर साइकिल, ये डिफाइंड होता है। ठीक है, तो नीटा की जो वैल्यू होती है हम इसको एक्सप्रेस करते हैं 1 माइनस Q2 बाय Q1 से, ठीक है, जो कि 1 माइनस T2 बाय T1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिस रहता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये अगर एक हमारा सिंक है, सोर्स S पे जो सोर्स है S1, ठीक है, और यहाँ से हमारा एक वर्किंग सब्सटेंस है बीच में और यहाँ हमारी दी है हमारा सिंक S2। तो यहाँ से कुछ हीट जा रही है जिसे हम Q1 कहते हैं, यहाँ पे कुछ जो हीट की जा रही है वो कितना हो गया हमारा ये Q2, और इधर जो हमारा वर्क डन डिफाइन होगा वो कितना हो जाएगा Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, हीट इंजन का मेन मेथड ऐसे करा जा रहा होता है। तो ये जो फॉर्मूला है नीटा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एफिशिएंसी कैलकुलेशन करने में, ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, तो ये याद रखिएगा। T1 और T1 क्या है, यहाँ का जो टेम्परेचर हमारा है वो T1 रहता है और यहाँ का हमारा T2, तो उसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो Q1 हमारी हीट ऑब्जॉर्ब हो रही है जो सोर्स से, और Q2 जो हीट रिजेक्ट की जा रही है। T1 और टेम्परेचर, T2 जो है वो सोर्स और सिंक का टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हीट इंजन। अब हीट इंजन में भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। तो एक हमारा होता है एक्सटर्नल कंबशन, जो होता है हमारा इंजन। ठीक है, और इसमें हमारे 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल कंबशन, ठीक है, इंजन ये रहता है। अब एक इंजन जो हमारा सारा फ्यूल बर्न करता है चेम्बर में, जो आउटसाइड द मेन बॉडी होता है इंजन का, जैसे कि स्टीम इंजन की बात करें, वो हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में थर्मल एफिशिएंसी जो होती है स्टीम इंजन की, वो 12% से 16% वैरी करती है। अब वहाँ पे अगर हम इंटरनल कंबशन की बात करें तो इस इंजन में क्या होता है कि फ्यूल को हम बर्न करते हैं पहले इनसाइड द मेन बॉडी ऑफ द इंजन, जैसे पेट्रोल या डीजल का इंजन होता है, और प्रैक्टिकल एफिशिएंसी जो होती है थर्मल और इंजन की वो 26% रहती है और डीजल की 40%। तो ये दोनों इंजन्स के बीच का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट है हमारा कार्नोट साइकिल, वो डिस्कशन के लिए। कार्नोट ने डिवाइस किया था एक आइडियल साइकिल, एक ऑपरेशन का हीट इंजन का, जिसको वो क्या कहता है, कार्नोट साइकिल। वो इस तरीके से था, पीवी डायग्राम पे, यहाँ V, यहाँ प्रेशर, ठीक है, यहाँ इस तरीके से वो ड्रॉन था, A B C D, ठीक है, ये इस तरीके से ये साइकिल का डायरेक्शन रहता है। कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेसेस थे। पहला प्रोसेस AB, जो कि हमारा क्या था, ये हमारा होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। दूसरा प्रोसेस BC, ये हमारा होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन। फिर आता है हमारा CD, ये होता है हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। ये साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस जो पीवी डायग्राम के आते हैं वो मोस्टली इसी टॉपिक से आते हैं। लास्ट हमारा प्रोसेस होता है एडियाबैटिक, DA यानी कि एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। ये हमारा होते हैं 4 प्रोसेस। जो नेटवर्क डन होती है पर साइकिल एक इंजन की, वो न्यूमेरिकली किसकी इक्वल रहती है, जो एरिया है इस लूप के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है,
जो वर्क डन रहता है वो एरिया अंडर दिस लूप हमारा डिफाइन किया जाता है। तो अगर हम कैलकुलेशन देखेंगे डिफरेंट प्रोसेस का, तो हमें ये शो किया जाता है कि जो Q2/Q1 जो था वो हमारा T2/T1 के इक्वल, ये हमारा मेन कार्नोट साइकिल का मोटिव रहता है। तो एफिशिएंसी हमारी फिर कैसे डिफाइंड होती है, 1 - T2/T1 कार्नोट साइकिल के लिए। तो एफिशिएंसी जो कार्नोट साइकिल की होती है वो मैक्सिमम होती है फॉर अ गिवन T1 एंड T2, बट स्टिल कार्नोट इंजन प्रैक्टिकल इंजन नहीं है, क्योंकि मैनी आइडियल सिचुएशन में क्या अज्यूम किया गया है जब हम इंजन डिज़ाइन करने होते हैं कि वो प्रैक्टिकली नहीं ऑब्टेन हो सकता। तो ये हमारा कार्नोट साइकिल का मेन फोकस हो गया। लास्ट अब हमारा टॉपिक है जो पढ़ेंगे अब हम, वो है हमारा रेफ्रिजरेटर। चलिए, रेफ्रिजरेटर यानी कि हीट पंप। तो रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है हमारा, एक या हीट पंप की बात करें, डिवाइस है जो कूलिंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। तो ये तो एक तो हमारा कूलिंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, अब तक हमने वार्म अप थिंग्स के लिए देखा था। ये हमारा अब्जॉर्ब करता है हीट सिंक से जो लोअर टेम्परेचर पे, रिजेक्ट करता है लार्जर अमाउंट ऑफ हीट सोर्स पे। तो ये इसका फंक्शन उल्टा हो गया। अब क्या है, ये अब्जॉर्ब कर रहा है हीट कहाँ से, सिंक से, ठीक है पहले, और जो कि सिंक हमारा अभी हमने हीट इंजन पे देखा था ये लोअर टेम्परेचर पे होता है। और क्या कर रहा है, ये रिजेक्ट कर रहा है हीट किसको, सोर्स को, जो कि हमारा हायर टेम्परेचर पे होता है। इसमें हमारा एफिशिएंसी नहीं, इसको हम कहते हैं, अब इसमें जो कैलकुलेशन करते हैं वो हमारा कहलाया जाता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, जिसको अब हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है हमारा Q2/W, यानी कि हीट जो हमारी सिंक से ऑब्जॉर्ब की जा रही है बाय वर्क डन, ठीक है। तो ये हमारा होता है ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप Q2 बाय वर्क डन कितना होता था, Q1 1 - Q2, सिंपली और लिख सकते हैं हम T2/T1 - T2, जहाँ Q2 हमारी हीट ऑब्जॉर्ब जो हो रही है सिंक में, और Q1 जो हीट रिजेक्ट हो रही है सोर्स में, और T1 और T2 टेम्परेचर हो गया सोर्स और सिंक का। अब हम इसी तरीके से अब आपका टास्क क्या है कि रिलेशन क्या रहेगा अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की। चलिए, तो हमारा रिलेशन क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का, वो डिफाइंड रहता है बीटा इज इक्वल टू 1 - नीटा बाय नीटा, ठीक है। ये हमारा रिलेशन होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा का और एफिशिएंसी नीटा के बीच में। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चन को किस तरीके से अप्लाई करना होता है मेथड को। क्वेश्चन में दिया है कार्नोट इंजन है जो कि यूज़ किया गया है आइडियल मोनो एटॉमिक गैस के लिए और एक आइडियल डायटोमिक गैस के लिए। सोर्स और सिंक के टेम्परेचर ये हमें गिवन है और इंजन जो एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो इतना अमाउंट ऑफ हीट है हर साइकिल पे। तो एरिया जो इंक्लोज्ड होगा पीवी डायग्राम का वो क्या होगा। तो पहले तो हमें पता है कि वर्क डन जो होता है वो या तो हमारा P डेल्टा V ऐसे डिफाइंड होता है या यही हमारा एरिया होता है अंडर दी कर्व जो हमारा पीवी डायग्राम का होता है, ठीक है। ये इस तरीके से डिफाइंड होता है। सोर्स और सिंक का टेम्परेचर गिवन है, यानी कि तो अगर हम सोर्स की टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसे T1 डिनोट करते हैं, तो ये कितना है 411 डिग्री सेल्सियस, यानी कि केल्विन में चेंज करेंगे तो ये 411 प्लस 273 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 48684 केल्विन। वहीं पे सोर्स का जो सिंक का टेम्परेचर है वो हमें 69 डिग्री सेल्सियस दिया है और ये हो जाएगा 69 प्लस 273 यानी कि 121, ये हो जाएगा हमारा 41342 केल्विन के इक्वल, ठीक है। अब कार्नोट इंजन के लिए अभी हमने पढ़ा था कि एफिशिएंसी जो होती है वो हमारी कैसे डिफाइंड होती है 1 - T2/T1 के। T2 जहाँ पे सिंक का टेम्परेचर, T1 हमारा उसका टेम्परेचर किसका, सोर्स का। तो हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं 1 - 342/684, ठीक है। तो यहाँ से हमारी वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 342 डिवाइडेड बाय 684 कितना हो जाएगा 0.5 आएगा, ठीक है। तो सिंपली हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से नीटा 1 - 0.5, तो नीटा की वैल्यू 0.5 ही आ जाएगी।
फिर हमें क्वेश्चन में दिया है कि इतना अमाउंट ऑफ हीट हर साइकिल में यूज़ हो रहा है, तो हमें क्या वैल्यू दी हुई है Q की, कितनी दी है 1000 जूल। वर्क डन के लिए हमें एरिया अंडर द कर्व, हमें एरिया दिया नहीं है तो हम कर्व ये वाला यूज़ करके नहीं निकाल सकते। वर्क डन हमारा डिफाइन किया जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट और एफिशिएंसी के बीच में, तो हम वर्क डन को कैसे लिख सकते हैं, वो हमारा नीटा एफिशिएंसी इंटू क्यू होता है, यानी कि 0.5 इंटू 1000, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 500 जूल के इक्वल वर्क हमारा किया जा रहा है। तो हम अपना क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में दिया है कार्नोट इंजन है, एफिशिएंसी है 1/10 हीट इंजन की, जैसे कि उसको यूज़ किया जा रहा है रेफ्रिजरेटर के लिए। वर्क डन अगर हमारा सिस्टम का 10 जूल का है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ऑब्जॉर्ब्ड होगी रिजर्वॉयर की लोअर टेम्परेचर पे वो कितनी होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा 2017 के नीट के पेपर का है, तो इसे देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा पूछा जो गया है, चलो तो अभी हमने एक एफिशिएंसी और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर का होता है और जो एफिशिएंसी कार्नोट इंजन का होता है, जिसको नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं कार्नोट इंजन के एफिशिएंसी को, और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो रेफ्रिजरेटर का होता है उसे बीटा से, इन दोनों के बीच का रिलेशन अभी हमने फाइंड किया था बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस नीटा बाय नीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 1/10 गिवन है, तो यानी कि नीटा की वैल्यू कितनी है 1/10, तो हम यहाँ डालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/10 बाय 1/10, ऊपर हमारा कितना हो जाएगा 9/10 बाय 1/10, कितना हो गया ये 9 आ गई हमारी बीटा रेफ्रिजरेटर के लिए। ठीक है, ये हम रिलेशन इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहीं पे हमें कोएफिशिएंट ऑफ जो वर्क डन और अमाउंट ऑफ हीट जो ऑब्जॉर्व हो रही है उसके बीच का रिलेशन होता है बीटा इज इक्वल टू Q2 बाय W। Q2 यानी कि जो ऑब्जॉर्ब हो रही है हीट सिंक में, रेफ्रिजरेटर की बात करें तो इसमें प्रिंसिपल हमारा ऑपोजिट होता है कि सिंक से हमारी हीट ऑब्जॉर्ब हो रही है और वो रिजेक्ट की जा रही है सोर्स जो कि हायर टेम्परेचर पे है। तो यहाँ हमें वर्क डन दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, तो Q2 हमारा कितना हो जाएगा बीटा इंटू W, बीटा कितना आ गया 9 और अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना गिवन है 10 जूल, तो यहाँ से हमारा जो Q है वो कितना हो जाएगा फिर 90 जूल के इक्वल, तो हमारा ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा वो करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हमने पूरा चैप्टर कवर अप कर लिया। आपके कुछ अपने डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डालिएगा एंड कंटिन्यू लाइकिंग दी। हमारा जो ये क्रैश कोर्स चल रहा है नीट के लिए उसको लाइक करते रहिए एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड हमारे चैनल को और लाइक्स दीजिए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।